नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अब मेरी समझ में आ गया था कि यह सब कुछ जाने बगैर नहीं बख्शेगी। मैंने तकिए से बेड को बैग से सटाकर उसे आराम से बिठाया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए सोचने लगा, बात कहाँ से शुरू करूं। उसने पैर थोड़े लंबे कर लिए, फिर मुझे कांधे से पकड़कर बड़ी आत्मीयता से अपनी गोद में सिर रखकर लिटा लिया। जब से अनु से मिला था, ये पहला अवसर था जब हम एक दूसरे के इतने नजदीक आए थे। उसने उतने ही स्नेह से अपने हाथ मेरे चेहरे के इर्द गिर्द रखकर पूरे अधिकार पूर्वक बोली, अब बताओ ये सब कैसे व कब हुआ। मैंने हौले से अपने हाथ उसके सिर पर रखे व बताया। अनुज की शादी के 3-4 दिन काफी दौड़ भाग रही। दिल्ली से वापस आने पर लगा बुखार आने वाला है। रामू काका ने कहा, भैया थकान ज्यादा हो गई है, 1-2 दिन आराम करो तो ठीक लगेगा। मुझे भी यही लगा। उस दिन रात में अचानक नींद खुली तो लगा सारे बदन में दर्द है। वह शरीर जैसे तप रहा है। किसी तरह उसी हालत में वो रात कटी। फिर सुबह काका डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने देखा व 3 दिन की दवाई दी। बोले वायरल काफी फैल रहा है आजकल, आप रेस्ट करें, ये दवाई ले लें, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक लगने लगेगा। 3 दिन बाद मैं ठीक हो गया, अच्छा महसूस होने लगा तो ऑफिस भी जाने लगा। लेकिन मैं अंदर से काफी थकान महसूस करने लगा था। वह चलने या सीढ़ियां चढ़ने में सांस भी फूलने लगी थी। जब 2-3 दिन तक ऐसा लगता रहा तो फिर डॉक्टर को दिखाया। वो बोले वायरल फीवर में ऐसा होता है, मैं कुछ मल्टीविटामिन व ये साइपर लिख दे रहा हूँ, ठीक लगने लगेगा। मैं फिर उनकी दी हुई दवाइयाँ लेता रहा, मगर मुझे कोई अंतर नहीं महसूस हुआ। इस बार डॉक्टर ने चेस्ट का एक्सरे करवाया। वह उसे देखकर कुछ सोचते रहे। कुछ सोचकर बोले, मिस्टर त्रिपाठी, केस अब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर गिरीश वर्मा से मिलना चाहिए। डॉक्टर गिरीश वर्मा कहाँ है ये? सिविल लाइंस में क्लिनिक है, बड़े माने हुए व काबिल डॉक्टर हैं। आप कहें तो मैं अपॉइंटमेंट ले लूं। अब डॉक्टर साहब, यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं उन्हें मिल लूंगा। यदि आप समय निकलवा दें तो और बेहतर होगा। हाँ, मैं अभी पूछता हूँ। और उन्होंने फोन पर कोई नंबर डायल किया। डॉक्टर के लाइन पर आने के बाद उन्होंने शॉर्ट में मेरी केस हिस्ट्री बताई व मुझे चेकअप की रिक्वेस्ट की। डॉक्टर वर्मा ने दूसरे दिन 6 बजे आने को कहा। दूसरे दिन ऑफिस से आते समय डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक पर गया। उनके नाम के साथ लिखा था हृदय रोग विशेषज्ञ। मैंने सोचा डॉक्टर गुप्ता ने पता नहीं यहाँ क्यों पहुँचाया है। मैं अंदर गया तो कई लोग बैठे थे। एक लड़का रजिस्टर पर नाम लिखकर नंबर का टोकन दे रहा था। वह फीस वहीं जमा करनी होती थी। मैं जब उसके पास गया तो मैंने बताया कि फोन पर डॉक्टर ने 6 बजे आने को कहा था। उसने नाम पूछा व फिर एक डायरी देखकर बोला, जी आप 2 मिनट बैठें, अंदर जो पेशेंट हैं उनके बाद आप जाइएगा। मैं वहीं रखी चेयर पर बैठ गया। मैंने पर्स निकालकर उसे फीस देना चाही तो वो बोला, सर यह कंसल्टेशन के बाद। तभी डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खुला व एक व्यक्ति बाहर आया। उस लड़के ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। अंदर एक यंग लेकिन स्मार्ट व्यक्ति था, जिसने मुझे अपने पास रखे रिवॉल्विंग स्टूल पर बिठाया व मेरी बाह पर एक पट्टा लपेटकर ब्लड प्रेशर देखा। फिर वो स्टेथोस्कोप कभी सीने, कभी पीठ व कभी गले पर रखकर कभी सांस लेने या रोक के रखने का कहते रहे। फिर स्टेथो कान से निकाल कर गले से लटका लिया। वह मुझसे ढेरों सवाल किए। अभी क्या होता है? कब से हो रहा है? पहले कब बीमार पड़ा था? फिर उन्होंने पूछा। मुझे उसका मतलब नहीं समझ आया। वो पूछ रहे थे आपको कभी रूममेटिक फीवर हुआ? सर रूममेटिक मतलब? सॉरी, वो जैसे जोड़ों में दर्द वगैरह। नहीं सर, माँ ने बताया था बचपन में कभी मुझे टाइफाइड हुआ था, वो बिगड़ गया था। 3-4 महीने में मैं ठीक हुआ था। डॉक्टर, इसके अलावा नॉर्मल फीवर जैसी कभी कभार तकलीफ हुई है? ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं कुछ टेस्ट करूंगा, फिर किसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। फिर उन्होंने इंटरकॉम पर किसी को बुलाया। एक सिस्टर आई तो वो उससे बोले, सर की ईसीजी करो। वह रिपोर्ट मुझे दिखाकर इन्हें डॉपलर रूम में ले जाकर मुझे इन्फॉर्म करो। वो सिस्टर बोली, आइए, और मैं उसके साथ चला गया। एक 2 बाई 6 फुट का स्ट्रेचर नुमा लंबा पलंग था।
उसने मुझे शर्ट उतारकर उस पर लिटाया व हाथ पैर व सीने पर कुछ जेल जैसा लगाकर कई कैम्पलेस व तार जोड़ दिए। फिर एक मशीन में कुछ बटन दबाती रही। उस मशीन से एक ग्राफ पेपर जिस पर आड़ी तिरछी लाइनें बनी थी निकली, तो उसने वो सारे कनेक्शन हटाकर टिश्यू पेपर से वो जेल साफ की। वह मुझे बोली, आप यहाँ आइए। मैं शर्ट पहनने लगा तो बोली, अभी रहने दो। फिर एक दरवाजा धकेलकर उसे कमरे में जुड़े दूसरे कमरे लाई। यहाँ टेबल तो वैसा ही था, पर उसके पास कंप्यूटर जैसी मशीन रखी थी। अब उसने बनियान भी उतरवा दी। वह मुझे करवट लेकर लिटाया और चली गई। 1-2 मिनट बाद डॉक्टर गिरीश आए। बाउस कंप्यूटर पर कुछ सेट कर एक कार्ड उठाई। उस पर उन्होंने भी वही जेल लगाया। वह मेरे सीने के बाईं ओर उसे दबाकर घुमाते रहे। करीब 10 मिनट वो इसी तरह कुछ करते रहे। फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट को कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बताया। वह बोले, आप कपड़े पहनकर आ जाइए। सिस्टर ने नैपकिन से वो जेल साफ किया। वह मैं बनियान व शर्ट पहनकर डॉक्टर गिरीश के चैम्बर में आ गया। देखिए मिस्टर त्रिपाठी, आपके हार्ट का एक वाल्व काम नहीं कर रहा है। मैंने हंसकर कहा, सर मैं इंजीनियर हूँ और मेरे लिए आपकी ये भाषा समझ से परे है। प्लीज थोड़ा सरल रूप में बता सकें तो मैं समझ सकूंगा। वो मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपने लैपटॉप को ऑन कर उसकी स्क्रीन पर एक आइकॉन क्लिक किया। वो फोल्डर खुला तो सामने सीने में धड़कता हुआ दिल दिखा। वो बोले, देखिए ये हार्ट है। फिर उन्होंने आगे बताया, ये अंदर से ऐसा होता है। अब स्क्रीन पर हार्ट के अंदर की डिजाइन थी। उसमें उन्होंने 4 जगह कर्सर ले जाकर बताया, देखिए ये वाल्व है, इसमें आपका ये वाल्व, इसे एओर्टिक वाल्व कहते हैं, ये कैल्सिफाइड हो गया है। इस वजह से आपके हार्ट में ऑक्सी व अनऑक्सीडेटेड ब्लड मिल जा रहा है और कम ऑक्सीजन की वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वह थकान महसूस होती है। जी अब मैं समझ गया। तो अब क्या करना है डॉक्टर? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, सर्जरी कर इस वाल्व की जगह दूसरा आर्टिफिशियल वाल्व लगाना। लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि दवाओं से कुछ अंतर आए, पर जो पोजीशन मुझे इको में दिखी है, मैं नहीं समझता दवाइयाँ ज्यादा कुछ कर सकेंगी। फिर भी जब तक हमारे वश में है कोशिश करेंगे। फिर आपकी सर्जरी ही होगी। डॉक्टर, ये सर्जरी के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, कई लोगों को कई सालों से वाल्व रिप्लेस किए हैं और वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये गुजरे जमाने की बात थी जब हार्ट सर्जरी कठिन मानी जाती थी। अब तो ये आम बात हो गई है। आप टेंशन ना लें और एग्जर्शन वाला कोई काम भी ना करें। ये ट्रीटमेंट आप लें और 15 दिन बाद मुझे फिर मिलें, वह बताएं क्या पोजीशन है। थैंक्स डॉक्टर। और मैं उनके केबिन से बाहर आकर उस काउंटर पर आ गया जहां फीस ले रहा था। उसने एक फाइल मुझे थमाई। उसमें इको, ईसीजी व प्रिस्क्रिप्शन लगा था, साथ ही 2000 का बिल। मैंने पेमेंट किया, वह आ गया। फिर जैसा डॉक्टर ने कहा था, दवाओं से कुछ आराम तो मिला, पर वाल्व की फंक्शनिंग दिन ब दिन बिगड़ती गई और उसके साथ मेरी तबीयत भी। अब तो कभी भी चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना व सांस लेने में भी तकलीफ बढ़ने लगी थी। ऐसा पहले कभी कभार होता था, लेकिन कुछ ही महीनों में ये आम बात हो गई। और एक दिन जब मैं रात को गिर कर बेहोश हो गया तो बेचारे रामू काका बहुत घबरा गए, पर उस स्थिति में भी उन्होंने फोन करके मुवीन को बुलाया। वह दोनों उसी स्थिति में डॉक्टर गिरीश वर्मा के हॉस्पिटल ले गए। मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया और फिर जब मेरी चेतना लौटी, मेरे नाक मुंह में नलियां लगी थी। वह 3-4 इन्फ्यूजन सेट से दवाइयां मेरे शरीर में जा रही थी। मुझे होश में आता देख सिस्टर ने तुरंत पहले डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर गिरीश व एक और डॉक्टर ने आकर पहले मॉनिटर को देखा, फिर मेरी नब्ज व ब्लड प्रेशर चेक कर आराम से कहा, पैरामीटर्स आर स्टेबल, लेट्स रिमूव वेंटिलेटर एंड सी। पर ऑक्सीजन व सपोर्ट चलता रहा। फिर उन्होंने मेरे मुंह से वो मोटी ट्यूब निकाली व सक्शन पाइप से मुंह साफ किया। डॉक्टर गिरीश ने कहा, त्रिपाठी जी अब आप ठीक हैं, पर रात में तो वाकई आपने डरा दिया था। क्या हुआ था डॉक्टर? मुझे बोलने में अभी तकलीफ हो रही थी। आपको रिसीवर टेकीकार्डियल अटैक था। सही समय पर आप यहाँ आ गए तो सब कुछ ठीक हो गया। ये डॉक्टर गुलाटी कार्डियक सर्जन हैं। आपकी केस हिस्ट्री मैंने इन्हें समझा दी है। अब आगे का प्रोग्राम इन पर डिपेंड है। डॉक्टर गुलाटी ने मेरे हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आप निश्चिंत रहें,
आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अभी हमें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखकर कुछ जरूरी प्री टेस्ट करने होंगे, फिर हम सर्जरी प्लान करेंगे। ओके, नाउ टू आर इन सेफ हैंड्स। ओके डॉक्टर, क्या मैं रामू काका से मिल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पर ज्यादा बोलना नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ जरूरी बातें उन्हें बताना है। ठीक है सिस्टर, कॉल हिम। और दोनों डॉक्टर चले गए। सिस्टर रामू काका को लाई। वो मुझे उस हालत में देखकर बहुत भावुक हो गए थे। सिस्टर ने उन्हें संभाला व बोला, देखिए आप शांत रहिए, आपको तो इन्हें हिम्मत देना है। कल आपकी सूझबूझ से ही हम इन्हें ठीक कर सके हैं। काका को मैंने अपने पास बुलाया व बोला, काका किसी को कुछ बताया तो नहीं है? नहीं भैया, हम रात भर वहाँ कांच से ही देखते रहे। जब तुम्हें होश में देखा तो जान में जान आई है। अब हम भैया जी को खबर करत हैं। नहीं काका, किसी को भी कुछ नहीं बताना। फोन भी आए तो कहना मैं टूर पर बाहर हूँ। बिटुआ, पर ऐसी हालत में कोई तो आप है ना? नहीं काका, जब तक मैं पूरी तरह ठीक ना हो जाऊं, आपको मेरी कसम है, अगर किसी को कुछ भी बताया तो। ऐसा काहे कह रहे हो बिटुआ? हम नहीं बताई को का नहीं। बस राम जी तुहार को जल्दी ठीक कर देवे। उका बाद जैसन तुम चाहो वही करेंगे। हाँ काका, और हिम्मत रखना, मुझे कुछ नहीं होगा। सिस्टर ने मुझे अब और बोलने से मना किया। वो रामू काका से बोली, काका साहब को आराम की जरूरत है और आप भी सारी रात ऐसे ही काट चुके हैं। जाइए थोड़ा आराम कीजिए, यहाँ हम हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होना। मैंने काका को हाथ से जाने का इशारा किया तो सिस्टर उन्हें लेकर चली गई। काफी देर से मैं बोलता जा रहा था। मैंने ये देखने के लिए कि अब अनु को नींद आ रही होगी, चेहरा ऊपर उठाया, देखा तो उसकी आंखों में नींद नहीं, जिज्ञासा और बढ़ी दिखाई दी। अनु, काफी वक्त हो गया है, अब सो जाओ। क्या तुम्हें नींद आ रही है या कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मैं अपनी नहीं तुम्हारी परेशानी की बात कर रहा हूँ। नहीं मनु, मेरी सिर्फ परेशानी ये है कि जब तुम इतना दर्द, इतनी तकलीफ अकेले सहन कर रहे थे, मैं तुम्हारे पास नहीं थी। जो दर्द तुमने सहा वो तो मैं नहीं बांट सकी, पर उसके एहसास को तो महसूस कर लेने दो। और उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गाल से होकर मेरे माथे पर गिरे। मैंने उठकर देखा, वो रो रही थी। आंसू पोंछकर मैंने कहा, जब इतने साल बाद आज जिन बातों को सुनकर तुम्हारा ये हाल है, तो अगर तब होती तो क्या होता? अगर मैं होती तो ऐसा होता ही नहीं। वो कैसे? मैं तुम्हारी हर तकलीफ के बीच आ जाती और ईश्वर से कहती, तुम्हारी जगह मुझे दे दे वो सब। पगली, वो टिकट देखा है ना, उस पर लिखा होता है अहस्तांतरणीय, मतलब अनट्रांसफेरेबल। ये जो परेशानियां है ना, ये भी उसी कैटेगरी में आती हैं। जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसे ही भोगना पड़ता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि व्यक्ति विशेष का साथ उन परेशानियों को सहन करने की ताकत जरूर बढ़ा देता है। अनु ने दुपट्टे से अपनी आंखें साफ की। वह फिर एक बार दोनों बाहें गले में डाल दी। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। आज प्यार आ रहा है बुद्धू, आज तो तुम्हें समझ आ रहा है। प्यार तो उस दिन से था जब तुम पहली बार मिले थे, पर मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें प्यार की भाषा की समझ है कि नहीं। जानती होती तो ये जो आज किया ये उसी दिन कर देती। पर टॉपिक मत बदलो प्लीज, बताओ ना फिर क्या हुआ? अरे यार, बड़ी मुश्किल से तो स्टोरी में रोमांस आया और तुम ट्रेजेडी सीन डालने लगी। प्लीज मनु, बस एक बार मुझे वो सब कुछ बता दो। ठीक है बाबा, अब आराम से लेट जाओ। हाँ, तकिया ठीक करके। मैं लेटे लेटे ही बताता रहूंगा। ठीक है। और वो मेरी तरफ मुंह करके लेट गई। अनु, उसके बाद के अगले 3 दिन कई टेस्ट होते रहे। वॉल्व की प्रॉब्लम के अलावा आर्किटीज में ब्लॉकेज तो नहीं है, वो देखने के लिए एंजियोग्राफी भी की। फिर फाइनल हुआ कि 2 दिन बाद सर्जरी होना है। डिस्क्लेरेशन फॉर्म पर मेरे अलावा एक फैमिली मेंबर के दरख्त भी चाहिए थे। वो रामू काका ने की। सर्जरी वाले दिन सारा ऑफिस इकट्ठा था। फ्रेश ब्लड देने वाले ज्यादा व डिमांड कम थी। मुझे 9 बजे ओटी में ले गए।
9:15 बजे मुझे एनेस्थीसिया दे दिया। फिर मुझे अगले दिन लगभग 2 बजे होश आया। मैं वापस आईसीयू में था। 3-4 दिन बाद पेट में लगी नलियां एक एक करके निकलती गईं। वो मुझे ओरल डाइट में नारियल पानी व जूस पिलाने लगे। 7वें दिन मुझे सहारा देकर खड़ा किया व कुछ कदम चलाया। फिर 2-3 दिन बाद ऑपरेशन की जगह पर स्टिचेंज की ड्रेसिंग होती थी। मैं अब बिना सहारे के चल लेता था। काका ने बताया कि भैया जोधपुर व दिल्ली से 3-4 बार फोन आ चुके हैं। हम बता दिए कि भैया टूर पर हैदराबाद गए हैं, अब बात कर लो। ठीक है काका, आज बात करता हूँ। शाम को अक्सर लिफ्ट से नीचे आकर बाहर टहलता था। उस दिन हॉस्पिटल के टेलीफोन बूथ से पहले अनुज फिर स्वाति से बात कर उन्हें बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि इस बार का टूर बहुत ही रिमोट एरिया में साइट सर्वे का था। वहाँ कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इसलिए बात नहीं कर सका। जिद कर रही थी दिल्ली आने की, तो मैंने कहा बस जल्दी ही मैं आता हूँ। फिर स्टिचेस काट कर डॉक्टर ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। पर अगले 6 महीने बड़े रिस्ट्रिक्शन वाले थे। कई बार दवाइयाँ लेना व खाने में प्रिकॉशन, ऐसे में मेरा कहीं भी जाना बड़ा मुश्किल था। पर अनुज व लवलीन भी पहली बार इतना लंबा गैप होने से परेशान थे। और छोटी बहन तो कहती थी आप आओ या मैं आ रही हूँ। परंतु मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीमारी की खबर किसी को लगे। 3 महीने का बेड रेस्ट तो था ही। मैंने डॉक्टर वर्मा से बात की, पूछा कि मैं बाई एयर ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं। उन्होंने पूछा कहाँ जाना है। मैंने सारी स्थिति उन्हें बताई तो उन्होंने ऐसा आइडिया दिया कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उन्होंने कहा आप ऊटी जाओ, वहाँ मेरा बैचमेंट है जो भी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में वेल्योर में था। अभी 1 से 2 साल पहले उसने अपना हॉस्पिटल बनाया है। एक तो किसी भी जरूरत में वो काम आएगा, दूसरा मैं उसे कहकर कॉटेज बुक करा दूंगा। आप अकेले जाएंगे? नहीं, रामू काका भी साथ रहेंगे। तो त्रिपाठी जी, फिर तो चिंता की कोई बात नहीं। वहाँ कॉटेज में किचन होते हैं व बर्तन मिलते हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से सामान वहीं ले लेना, तो खाने की समस्या भी नहीं होगी। बस टाइम से दवाइयाँ लेना व पूरा आराम करना। बाकी मैं डॉक्टर संजीव ग्रवाल से आज कहकर आपकी सारी व्यवस्था करवा देता हूँ। ये उसका नंबर व एड्रेस है, ये आप रखिए। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का निदान कर दिया। फिर मैं व रामू काका 3 महीने ऊटी में रहे। वह अनुज व छोटी से कह दिया कि मैं विशाखापट्टनम जा रहा हूँ, लौटकर उनसे मिलने आऊंगा। अनु की नींद लग गई। मैंने लैंप बंद किया व उसे कंबल उड़ाकर बाहर आकर दीवान पर सो गया। कोई 2 बजे सोए थे तो सुबह भी नींद नहीं खुली। वो तो रामू काका की आरती से मैं उठा तो देखा 8:30 बज रहे हैं। काका ने पूजा आरती के बाद देखा कि मैं उठ गया हूँ तो बोले जाग गए भैया, पर यहाँ कहाँ सोए रहे काका? वो अनु बात करते करते सो गई थी। मैंने सोचा क्यों उठाकर नींद खराब करूं, तो मैं यहाँ आकर सो गया। तुम हाथ मुंह धो, हम चाय बनावत हैं। अभी बिटिया भी नहीं जागी है। काका जाग गई हूँ और अनु उठ कर आई। बेसमय सोने व नींद पूरी ना होने से उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। वो उसके कमरे में चली गई और मैं बाथरूम में। कुछ देर बाद जब मैं आया तो अनु नहाकर तैयार हो गई थी, पर उसके बाल अभी गीले थे। काका चाय लाए तो बोले बिटिया बाहर तनी घाम में बैठो तो माथा सूख जाए, नहीं तो ठंड बढ़ जाएगी। हम चाय वहीं ला रहे हैं। और अनु व मैं बाहर लॉन में आ गए। बेंच की कुर्सी व टेबल रखी थी वहाँ। हम बैठे तो काका ने चाय दी व पूछा का नाश्ता बनाए? काका बस बहुत हुआ, अब सिर्फ वही बनेगा जैसा डॉक्टर ने बताया है। कुछ तला गला नहीं, सिंपल। क्यों, क्या खाओगे नाश्ते में? उपमा बना दूं? खा लोगे? अरे नहीं बिटिया, हम बनाते हैं। टमाटर वाला खाओगे कि बिना टमाटर का? टमाटर वाला? वो मैंने नहीं खाया। तो आज खाकर देखो, काका क्या गजब का उपमा बनाते हैं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक
बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।